हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का एवन सर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आकाश शर्मा, एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन सी वीडियो लेकर आया हूं। और आप लोगों को पता है कि मैंने एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है बायोलॉजी की घुट्टी, जो सिर्फ 179 रुपीज में है। तो उसकी आज ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक बात मैं समझाऊंगा, एक एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, और जो बातें मैं समझाऊं उन बातों को बहुत ध्यान से आप समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्लास 12th बायोलॉजी है ना। अगर आप में से कोई भी बच्चा क्लास 12th में है ना, चाहे वो जैसे मैंने बोला ऑल बोर्ड एग्जाम 2026, तो अगर मान लो यूपी बोर्ड से कोई बच्चा, तो भी बिहार बोर्ड से या फिर किसी अदर बोर्ड से, तो ये वीडियो जो है उस बच्चे के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले बात करें चैप्टर कौन सा है, तो आपको बता दें पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो आपको बता दें जितने भी ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिन पर फूल आता है उनको हम पुष्पीय पादप बोलते हैं। तो उनमें कैसे जनन की क्रिया होती है हम वो आप लोगों को बताएंगे। उसके साथ साथ में आप सब लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट्स, मतलब कि जितने भी 13 चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। कंप्लीट बायोलॉजी में 13 चैप्टर हैं, तो 13 चैप्टर जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उन सभी के मैं पहले आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ाया करूंगा, फिर आपको ऑब्जेक्टिव, फिर वेरी शॉर्ट, फिर लॉन्ग, है ना। और उसके साथ साथ में इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए फुल फॉर्म होंगी, सारी की सारी फुल फॉर्म, कौन कौन से इंपोर्टेंट डायग्राम है, तो सब कुछ हम आप लोगों को तो कराने वाले हैं। तो इसलिए जो भी बच्चा बैच लेना चाहता है वो बच्चा जल्दी से बैच को जरूर ले लेना। यूट्यूब पर मिल जाएगा 179 रुपीज में, ठीक है। यूट्यूब पर कैसे मिलेगा, जैसे वीडियो के रास्ते बता दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पर, देखिएगा। सबसे पहले कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन पुष्प द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर पुष्प। पुष्प का मतलब हमारे फूल से है। किससे है, हमारे फूल से है, ठीक है ना। तो पेड़ पौधे के अंदर जो फूल होता है, क्या होता है, फूल होता है, जो फ्लावर होता है, उसमें जनन की क्रियाएं होती हैं। उसी के अंदर नर और मादा भाग जो होते हैं उसी के अंदर पाए जाते हैं। तो अगर आप लोग देखें कि हमारे को एक पेड़ दिखाई दे रहा है, उसके अंदर जनन अंग कहां पर होंगे, तो आप बोलेंगे उसके फूल के अंदर होंगे। पहली बात आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरी पर। दूसरी बात को आप लोग ध्यान से समझेंगे, देखिएगा। पुष्प के प्रमुख भाग वाह्य दलपुंज, उसके साथ साथ में दलपुंज, पुमंग तथा जायंग होते हैं। मतलब एक फूल जो होता है उसके 4 मुख्य पार्ट होते हैं। सबसे बाहर की तरफ जो होता है वो वाह्य दलपुंज होता है, जो कि आप लोगों ने टमाटर में, हरी मिर्च में या बैगन में डंठल सा जो देखा होगा, वो जो है वो वाह्य दल होता है, ग्रीन कलर का होता है, और उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी होती है। और पुष्प जब कली अवस्था में होता है तो ये क्या काम करता है, उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। बात करें दलपुंज की, तो दलपुंज जो होता है ये दलपुंज होता है रंगीन होता है। रंगीन का मतलब चाहे ये व्हाइट कलर का हो, चाहे ये पिंक कलर का हो, रेड कलर का हो, येलो कलर का हो, पर्पल कलर का हो, तो फूल जो आप लोगों को अलग अलग रंगों के दिखाई देते हैं वो उसका क्या है, दलपुंज है, ठीक है। दलपुंज रंगीन होते हैं, क्लियर है। अब बात करें, पुमंग पुष्प का नर भाग होता है। कैसा भाग होता है, पुष्प का नर भाग होता है। क्या, पुमंग क्या होता है, जल्दी जल्दी से बताना स्टार्ट करो। देखिए, तो आप लोग देख पा रहे होंगे पुमंग पुष्प का नर भाग। तो पुमंग पुष्प का कैसा भाग होता है, नर भाग होता है। पू से पुरुष, पू से पुंकेसर, और पू से ही आएगा पुरुष, पुरुष का मतलब नर भाग। तो पुमंग जो होता है फूल का नर भाग होता है, तथा जायंग जो होता है पुष्प का कैसा भाग होता है, तो बोलेंगे मादा भाग होता है। कैसा, फीमेल पार्ट होता है, ठीक है ना। तो पेपर में डायरेक्टली आ जाता है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं। अगर ऑप्शन में आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिएगा, अगर आप लोगों को ऑप्शन के अंदर, अगर आपको ऑप्शन में पुंकेसर नजर आ जाए, क्या नजर आ जाए, पुंकेसर नजर आ जाए, ठीक है ना। क्या नजर आ जाए, पुंकेसर। अगर पुंकेसर नजर आए तो भी बोलेंगे ये पुष्प का नर भाग है। पुंकेसर ना आए, कभी कभी वो क्या बोल देते हैं, वो पुमंग बोलते हैं, तो भी वो नर भाग है। अगर हम मादा भाग की बात करें तो मादा में कभी कभी वो स्त्री केसर बोल देता है।
क्या बोल देता है? स्त्री केसर। तो स्त्री केसर जो होता है ये पुष्प का मादा भाग होता है, जायंग भी बोल देते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को यहां तक एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। आइए आप लोगों को लेकर चलते हैं नेक्स्ट, देखेंगे आगे। आप लोग देख पा रहे होंगे, एक प्रारूपी आवर्त बीजी परागकोश में लघु बीजाणु दानी की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो बोलेंगे ये होती है 4। कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होगी? आपकी हो जाएगी ये 4। चलिए, तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो एक आवर्त बीजी परागकोश, तो पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर के ऊपर वाला जो फूला हुआ भाग होता है उसे परागकोश बोलते हैं। परागकोश के अंदर लघु बीजाणु दानी की संख्या 4 होती है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। भारतीय, फोर्थ नंबर का है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो आप बोलेंगे प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी। कौन है? प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी जो है, इनको भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक माने जाते हैं। और प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी कभी कभी कैसे क्वेश्चन बन सकता है, वो आपको पंचानन महेश्वरी ना बोलकर वो आपसे पी महेश्वरी बोल सकता है, ठीक है ना। ये वाली बात ध्यान रखना, डायरेक्ट आता है। अगला है आप लोगों का, काफी इंपोर्टेंट है ये भी, देखो पेपर में आएगा सेल्विया और अंजीर। तो सेल्विया और अंजीर जो होता है इसमें कैसा परागण होगा? तो बोलेंगे इसमें कीट परागण होता है। क्या होता है? कीट परागण होता है। मतलब जब परागण की क्रिया कीट के द्वारा होती है तो उसे कीट परागण कहा जाता है, ठीक है ना। तो पेपर में अंजीर भी पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया था कि अंजीर में परागण क्रिया किसके द्वारा होती है? जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा, है ना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बोलोगे? कीट के द्वारा होगी, ठीक है ना। सेल्विया, सेल्विया भी एक हमारा फूल होता है और इसमें भी परागण क्रिया कीट के माध्यम से होती है। और सबसे ज्यादा कीट परागण जो होता है वो मधुमक्खियों के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद में आपने मधुमक्खी वगैरह भी देखी होंगी, उनके द्वारा भी होती है ना। मधुमक्खी और उसके साथ में तितली, है ना, तितली भी होती है। जलीय परागण करने वाला जो पौधा है वो हमारा कौन सा है, वो भी देख लीजिए, हाइड्रिला व वेलिसनेरिया। तो हाइड्रिला और वेलिसनेरिया दो ऐसे पौधे होते हैं जिनमें परागण की क्रिया जल के द्वारा होती है, ठीक है ना। हाइड्रिला जो होता है ये पानी के अंदर मिलता है और वेलिसनेरिया है जो है ये दोनों पानी के अंदर मिलने वाले पौधे हैं। आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि सर जलकुंभी में परागण होगा, क्योंकि जलकुंभी तो पानी में होती है, तो जलकुंभी में जल परागण नहीं होता। कमल में भी ये जल परागण नहीं होता, ठीक है ना। इस बात को भी ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, नीट में एक बार आया था कि कमल में परागण किससे होता है? ऑप्शन ए दे रखा था जल, तो मन में आ रहा होगा कि भैया जो हमारा कमल है वो तो कहां होगा? पानी में। तो आपको बता दें पानी में होता है, लेकिन उसमें कीट और वायु के माध्यम से परागण की क्रिया होती है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को आगे लेकर चलते हैं। जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, बायोलॉजी की गुट्टी मात्र 179 रुपीज में आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराई जा रही है। और यहां पर आप लोगों को बेहतरीन से नोट्स ऐसे ही आप लोगों को मिलेंगे, ऐसे ही नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को मिलेंगे। डाउट क्लास रहेगी संडे टू संडे, उसके साथ साथ में मॉक टेस्ट वगैरह होंगे, टेस्ट वगैरह होंगे, है ना, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, सब कुछ आप लोगों के लिए मिलेगा। बहुत बेहतरीन सी आप लोगों के लिए क्लास मिलेगी, बस डेली आप लोग क्लास करते रहना, ठीक है ना। चलो आगे देखें, आगे आप देख पा रहे होंगे आभासी फल। कौन कौन सा है आभासी फल बताओ? तो बोलेंगे आभासी फल जो है हमारा सेब, स्ट्रॉबेरी, नाशपाती। तो हमारे पास सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई और नाशपाती हो गए, है ना। ये कैसे फल होते हैं? तो बोलेंगे ये आभासी फल हैं। आपके मन में चल रहा होगा कि सर इस आभासी फल का मतलब क्या है, वो बताओ हमें, ठीक है। यहां पर मैं आप लोगों के लिए कुछ बता रहा हूं, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। जैसे आप लोगों को हम बता दें, यहां पर मैंने एक क्या बना दिया, यहां पर मैंने एक आप लोगों के लिए चित्र बनाया। तो यहां पर नीचे वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय, ठीक है। थोड़ा छोटा सा कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। इसको छोटा कर लेते हैं। देखो, अंडाशय। तो आप लोगों को बता दें, जब फल का निर्माण जो होता है अंडाशय से होता है, किससे होता है?
जब फल का निर्माण अंडाशय से होता है तो उस फल को बोलते हैं सत्य फल। कैसा बोलेंगे? सत्य फल। सत्य फल या वास्तविक फल हम इसे बोल देंगे। तो जब फल का निर्माण अंडाशय से होता है तो उसे सत्य फल कहा जाता है, वास्तविक फल कहा जाता है, यथार्थ फल कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि इसका निर्माण किससे होता है? अंडाशय से होता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, जैसे कि आम हो गया, ठीक है, चीकू हो गया। तो आम है, चीकू है, ये कैसे फल हैं? तो बोलेंगे ये वास्तविक फल है, ये सत्य फल होते हैं। लेकिन जब जब फल का निर्माण जो होता है, ठीक है, अंडाशय से ना होकर, किससे? तो आपको मैंने बोला जब फल का निर्माण अंडाशय से ना होकर पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, क्या हो गया? जैसे पुष्पासन है ना, या वाहदल, क्या? वाहदल। जब पुष्पासन या वाहदल से फल का निर्माण होता है तो उसे झूठा फल कहते हैं। झूठा फल जो होता है वो अंडाशय से नहीं बनता है। ठीक है ना, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर देखेंगे तो ये आभासी फल जो है, आभासी फल को हम एक नाम से और जानते हैं, इसको हम कूट फल भी बोलते हैं। पेपर में आ सकता है कि कूट फल किसे कहते हैं? तो बोलेंगे कूट फल को आभासी फल ही कहते हैं। तो हमारा सेब है, स्ट्रॉबेरी है, नाशपाती है, ये सारे के सारे फल ऐसे हैं, झूठा फल हैं। सेब जो होता है पुष्पासन से मिलता है, स्ट्रॉबेरी जो होता है ये आपका वायदल से बनेगा, नाशपाती जो होगा ये भी आप लोगों का किससे बनेगा? पुष्पासन से। ठीक है ना। जरायुज अंकुरण राइजोफोरा मैंग्रोव पौधों का गुण है। तो आपके मन में चल रहा होगा सर मैंग्रोव पौधे कौन से होते हैं? ऐसे पौधे जो दलदली वातावरण में रहते हैं, ऐसे पौधे जो जिनके बीज का अंकुरण भूमि में नहीं हो पाता। तो क्या होता है, जो हमारा राइजोफोरा पौधा होता है ये दलदलीय मतलब कि भूमि में मिलता है, और ये उस जगह पर मिलता है जैसे पश्चिम बंगाल है ना, मतलब कि सब समुद्र के आसपास की जो लवणीय भूमि होती है उसमें मिलते हैं। तो ये करता है जरायुज अंकुरण। जरायुज अंकुरण का मतलब जब पौधे के ऊपर एक और पौधे का निर्माण हो जाता है तो उसे जरायुज अंकुरण कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा जरायुज अंकुरण करने वाले पौधे का नाम बताइए, तो बता देना राइजोफोरा। फिर आप बोलेंगे मैंग्रोव पौधे कौन से होते हैं? ऐसे पौधे जो दलदलीय वातावरण में मिलते हैं उनको हम बोलते हैं मैंग्रोव पौधे। क्लियर है ना, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है आपको? ठीक है। बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड ग्रंथ जुड़ा होता है उसे नाभिका या फिर हाइलम कहते हैं। क्या बोलेंगे? नाभिका या हाइलम बोलते हैं। और पिछले 4 सालों से लगातार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, बीजांड आगे चलकर बीजांड जो होता है वो बीज में कन्वर्ट हो जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना। तो बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड ग्रंथ जुड़ा होता है उसी को हम नाभिका बोलेंगे, और इसी को हमने बोला हाइलम। हाइलम जो होता है इंग्लिश का वर्ड है, तो पेपर वाले क्या काम करते हैं, इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में लिख कर देते हैं। ठीक है ना, यहां तक क्लियर होगा। बीजांड से बीज और अंडाशय से फल बनता है। तो बीजांड से क्या बनेगा? बीज बनेगा, और अंडाशय से क्या बनेगा? फल बनेगा। तो जब अंडाशय से फल बनेगा तो क्या बोलेंगे? सत्य फल बोलेंगे। ठीक है ना, और बीजांड से जब बीज बनेगा तो ये तो क्लियर है, बीज तो आप लोग जानते ही हैं। अगर किसी फल के अंदर एक बीज है इसका मतलब उसमें एक बीजांड रहा होगा, अगर उसमें बहुत सारे बीज हैं इसका मतलब उसमें बहुत सारे बीजांड रहे होंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हमने 10 आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए शॉर्ट पॉइंट्स कराए हैं। ये सारे के सारे शॉर्ट पॉइंट्स आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूरी आप लोगों की हेल्प करने वाले हैं। और आप बोर्ड एग्जाम उठाकर देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। और ऐसे ही मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास में इंपोर्टेंट बातें बताता रहूंगा, और ये भी बताता रहूंगा कौन सा प्रश्न कैसे आया है, किस तरीके से आने की संभावना है। ठीक है ना, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और एक बात बता देते हैं, जैसे ही आप जाएंगे यूट्यूब पर, कहां पर जाएंगे? यूट्यूब पर जाएंगे तो यूट्यूब पर मात्र 179 रुपीस में, कितने में? 179 रुपीस में आप सभी लोगों के लिए बायोलॉजी की गुट्टी जो है, क्या बायोलॉजी की गुट्टी जो है यहां पर आप लोग देख पाएंगे, बायोलॉजी गुट्टी मात्र 179 रुपीस में। ठीक है ना, आप लोग हमारी कोई भी वीडियो देखोगे ना तो उस वीडियो के नीचे सब्सक्राइबर के पास एक बटन आता है ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन वाला बटन आता है, उस ज्वाइन पर क्लिक करके 179 रुपीस आप लोग पे कर देना, आप लोग हमारे बैच में आ जाओगे। हम सभी चीजें आप सभी लोगों के लिए प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना, चलो
अब आप कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जान लीजिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले कि ये हमारे पास पुष्पीय भाग है और यहां पर चैप्टर आना चाहिए। ये चैप्टर हो गया है थोड़ा सा, जो हमारे टाइपिस्ट है उनकी थोड़ी मिस्टेक है, तो मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। चैप्टर है, चैप्टर की जगह चैप्टर आएगा, ठीक है ना। ये मैंने थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उनसे मैं बोल दूंगा, वो सही करवा देंगे, ठीक है। सुनिएगा, तो पुष्पीय भाग जान लो, ये हमारे पास एक पुष्प है, दिख रहा होगा। इस पुष्प के बहुत सारे भाग हैं, उन सभी भागों को मैंने यहां बता दिया। पहला है आगुड़ित, कैसा है? आगुड़ित पार्ट है हमारा, आगुड़ित। तो यहां आगुड़ित पार्ट को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर एक्स से। किससे? एन से रिप्रेजेंट करेंगे या एक्स से करेंगे। तो इसमें परागकण, क्या परागकण जो होता है ये आगुड़ित होता है। नरयुग्मक जो होता है ये आगुड़ित होता है। अंडाणु या मादा युग्मक आगुड़ित होता है। भ्रूणकोश जो होता है आगुड़ित होता है। भ्रूणकोश के अंदर प्रतिमुख कोशिका, सहायक कोशिकाएं होती हैं, ये भी आगुड़ित होती हैं, ठीक है। तो आपको ये क्या काम करना है, अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आगुड़ित में परागकण, नर युग्मक, अंडाणु, मादा युग्मक, भ्रूण कोश, प्रतिमुख कोशिका और सहायक कोशिका, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब हो जाएंगे आगुड़ित। आगुड़ित को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं या एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। चलो, फिर मैं बात करता हूं द्विगुणित की। किसकी? द्विगुणित। द्विगुणित को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी वो 2x भी बोल देता है, ठीक है ना। तो इसमें आपके सामने परागकोश, अंडाशय, दल, भ्रूण, युग्मनज, कायिक कोशिका, है ना, फिर जड़, तना, पत्ती, ये सब आ जाते हैं। तो परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं, तो परागकोश द्विगुणित है। अंडाशय के अंदर अंड बनता है, तो ये द्विगुणित है, लेकिन अंडाणु अगुणित है। दल, ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये पंखुड़ी से रेड कलर की दिखाई दे रही है, ये दल है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ठीक है। और बाह्यदल कौन से हैं? यहां पर नीचे की साइड में आपको ग्रीन पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये बाह्यदल होंगे, ठीक है ना। यहां पर है भ्रूण। तो भ्रूण जो होता है मतलब कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से बनता है, तो ये भी क्या होगा? द्विगुणित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? द्विगुणित। इसके बाद में युग्मनज। युग्मनज को हम जायगोट बोलते हैं। यहां पर कायिक कोशिका है। जड़, तना, पत्ती जो होती है ये भी द्विगुणित होती हैं। कैसी होंगी? द्विगुणित। और एक बात ध्यान रखो, नीचे की साइड में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, नीचे की साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं हम भ्रूणपोष। क्या बोलते हैं? भ्रूणपोष बोलते हैं, ठीक है ना। भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। और ये वाली बात आप लोग देख पा रहे होंगे, त्रिगुणित में 3n है, इसको 3x भी कभी कभी बोल देते हैं। तो भ्रूणपोष जो है सिर्फ एक एग्जाम्पल है। बोर्ड एग्जाम के अंदर त्रिगुणित वाला जो है 2023 में, 22 में, है ना, 24 में, भाई साहब हर साल पेपर में ये छपता है। कुछ ज्यादा याद नहीं करना कि भ्रूणपोष कैसा होता है? त्रिगुणित, ठीक है ना। कभी कभी आएगा कि जो भ्रूणपोष जो होता है कैसा होगा, कभी 3n बोल देगा, कभी 3x बोल देगा, कभी हिंदी में लिख देगा। तो इस तरीके से आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो ये वाला जो चार्ट है ये आप लोगों को क्या करना है? अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि कौन सा आगुणित है, कौन सा द्विगुणित है, कौन सा त्रिगुणित है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात और हम आप लोगों को बता देते हैं। देखो, कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को समझा देता हूं। जैसे मैंने बोला परागकण, क्या बोला? परागकण। परागकण में जो अगुणित होता है, मैंने बोला 10 गुणसूत्र हैं। कितने हैं? परागकण में, परागकण को एन बोलते हैं, 10 गुणसूत्र हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपसे बोला बताओ कि पराग कोश में कितने होंगे? पराग कोश में कितने होंगे? पराग कोश में कितने होंगे? तो पराग कोश कैसा होता है? 2n। तो आपको जैसा कि पता होगा कि जब ये n है और ये 2n है, तो n बराबर 10 है, तो 2n बराबर क्या हो जाएगा? दोगुना कर देंगे। यहां पर n मतलब 1, 2n मतलब 2, तो 10 की जगह क्या आ जाएगा? 10 दूनी 20, मतलब n बराबर तो 10 है ही है, तो 10 दूनी क्या हो जाएगा? 20। तो यहां पर हमारा आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 20। सिंपल सा मैं बता रहा हूं, अगर आपको आगुणित दे रखा है और द्विगुणित निकलवा रहा है, दुगना कर दो। क्या कर दो? दुगना। आगुणित दे रखा है, द्विगुणित निकलवा रहा है, तो मैंने दुगना कर दिया, ठीक है। फिर उल्टा देखो, अगर आपको द्विगुणित दे रखा है कोई सी भी संरचना, ठीक है, चाहे अंडाशय हो, युग्मनज हो, भ्रूण हो, अगर कोई संरचना द्विगुणित दे रखी है और आगुणित आप लोगों से पूछ रहा है, तो आधा कर दो। क्या कर दो? आधा। 2n बराबर 20 है, 2 से मैं से काटूंगा, कितनी बार कटेगा? 2 ढाई,
2 दाएं 20, 10 बार कट गया, आ गया 10। तो अगर द्विगुणित दे रखा है, आगुणित निकलवाना है, तो आपको आधा करना होगा। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आगुणित दे रखा है और त्रिगुणित पूछ ले, भिन्नपोष पूछ ले पेपर में, जैसे कि समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। मैंने आपसे कहा मादा युग्मक, मादा युग्मक, मादा युग्मक में है 15। कितने गुणसूत्र हैं? मादा युग्मक के अंदर 15 गुणसूत्र हैं। मैंने पूछ लिया कि भैया भ्रूणपोष के बारे में बताओ, भ्रूणपोष में कितने होंगे? भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित। कैसा होता है? त्रिगुणित। तो मादा युग्मक कैसा होता है? मादा युग्मक होता है अगुणित। अगुणित से आप त्रिगुणित की तरफ जा रहे हो तो 3 का गुणा कर दो, 15 3 45, है ना। 3 इंटू 15 और आंसर क्या आ जाएगा? 45, है ना। तो आपको पता है 3 का हमारा 3 हो गया, n बराबर 15 दे रखा है ये रहा, तो 15 3 45। मतलब अगर आपको आगुणित दे रखा है, क्या दे रखा है? आगुणित दे रखा है और त्रिगुणित निकालना है तो 3 का गुणा कर दो। और अगर आपको भ्रूणपोष दे रखा है और आगुणित निकालना है तो 3 का भाग कर दो, सिंपल सा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, सभी लोगों के बहुत काम आने वाला है ये कॉन्सेप्ट। देखो कॉन्सेप्ट सीखिए सारे के सारे बच्चे लोग। देखो आपको यहां पर दे रखा है पराग मात्र कोशिका। क्या दे रखी है? पराग मात्र कोशिका। मात्र कोशिका जो होती है हमेशा द्विगुणित होती है, ध्यान रखना। जैसा कि आप लोगों को यहां पर 2n दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा? यहां पर 2n आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसके साथ साथ में यहां पर पराग मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 परागकण बनेंगे। क्या बनेंगे? 4 परागकण बनेंगे। परागकण को ही हम लघु बीजाणु बोल देते हैं। क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु बोल देंगे। तो यहां पर लघु बीजाणु मात्र कोशिका आ जाएगा। अगर पराग मात्र कोशिका दे रखी है और परागकण निकलवा रहा है, पराग मात्र कोशिका दे रखी है और परागकण निकलवा रहा है, तो जो भी अन्य आंसर आएगा उसमें आप 4 का गुणा कर देना। क्या करोगे? 4 का गुणा। मतलब पराग मात्र कोशिका दे रखी हो और परागकण या लघु बीजाणु निकलवाए आप लोगों से, तो 4 का गुणा करना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू बता दे रहा हूं मैं। जैसे मैंने बोला पराग मात्र कोशिका मेरे पास 10 है, तो मैंने पूछा कि परागकण कितने बनेंगे, कितने बनेंगे? तो आपको क्या काम करना है? 10 में 4 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 40। हो गया आंसर, है ना। पराग मात्र कोशिका 10 थी, मैंने बोला जो भी तुम्हें दे रखा है 4 का गुणा कर दो, तो 10 चौका 40, तो आपका 40 जो है आंसर आ गया है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट सिखाता हूं मैं। अगर बाई चांस पेपर में, सुनिएगा, अगर बाई चांस पेपर में परागकण या लघु बीजाणु दे रखा हो, ठीक है ना, और आपसे पूछे अर्धसूत्री विभाजन की संख्या, क्या पूछे? 4 पराग, मतलब कि आपको परागकण या लघु बीजाणु दे रखा है और आपसे अर्धसूत्री विभाजन की संख्या पूछी जा रही है, तो जो आपको दे रखा है उसे मान लेंगे आप x, और x का 4 क्या कर दोगे? भाग कर दोगे। क्या कर दोगे? भाग। जैसे कि मैं आप लोगों को अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू में बताता हूं। देखो जैसे मैंने आपसे कहा कि जो परागकण है 108 है। कितने हैं? 108। 108 परागकण है, तो मुझे यह बताओ अर्धसूत्री विभाजन की संख्या कितनी होगी? 108 परागकण को बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? मैंने आपसे पूछ लिया। तो आप क्या करोगे? 108 बट्टे 4, 4 का भाग कर देंगे, 4 दूनी 8, है ना। और यहां बचे 2, 4 7 28, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 27। जो भी तुम्हें ध्यान दे रखा है उसे ऊपर लेंगे, 4 का भाग दे दोगे, 27 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और हमेशा 4 का ही भाग देना होता है इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि एक पराग मात्र कोशिका से 4 परागकण बनते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम 4 के क्या कर देते हैं? 4 से हम भाग देते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं। मैंने आपसे यह कहा मेरे पास 400 परागकण हैं। कितने हैं? 400 मेरे पास परागकण हैं। तो 400 परागकण को बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो मैं क्या काम करूंगा? 400 का 4 में भाग दे दूंगा और आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 100।
तो 400 मैंने ऊपर रख लिए, 4 का भाग कर दिया तो 4 एकम 4 और हमारा 100 क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे मैं आप सभी लोगों के लिए, ये मेरे कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है, शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो है, अगली वीडियो हमारी जो आएगी उन बच्चों के लिए आएगी जो बच्चों ने कोर्स ले रखा होगा। आगे मैं आप लोगों को अब क्वेश्चंस कराऊंगा, पहले आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद मैं वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। तो जो भी बच्चे हैं, सारे के सारे बच्चों से मेरी एक ही विनती है कि यहां पर बायोलॉजी घुट्टी जो दिखाई दे रही है 179 रुपीज में, उससे आप लोग देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा सारे के सारे बच्चे जो हैं वो इस वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है, कमेंट भरपूर मात्रा में करिएगा और आपको बताना है कि मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को देता हूं जो आपके पेपर में आता है, आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन सुन लीजिए सारे सब बच्चे, देखिए। जौ के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। जौ के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, इसका जवाब आप सब लोग कमेंट में जरूर करना और आपको जरूर बताना है कि आप यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं या फिर राजस्थान है बोर्ड से या मध्य प्रदेश बोर्ड से, आप किस बोर्ड से रिलेट करते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों को मिलते हैं क्लास के अंदर, तो जल्दी से सारे के सारे बच्चे लोग जो हैं वो क्लास को ज्वाइन जरूर करिएगा। और एक बात और बता दें आप सभी लोगों के लिए, यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चंस यहां पर बहुत सारे हैं, ठीक है, कि जौ के 100 दाने बनाने के लिए यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, देख रहा है, जौ के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, 25, 50, 100 या 125, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस भी आप लोगों के पेपर में जो पूछे आते हैं, जिनके आने की संभावना ज्यादा है, मैं आप लोगों को क्लास में कराऊंगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिस भी बच्चे को मतलब हमारा कोर्स चाहिए हो 179 रुपीज में मिल जाएगा। यूट्यूब पर जाएगा, यूट्यूब पर मेरी कोई सी वीडियो चला देना, जब वीडियो को चलाओगे तो सब्सक्राइब के बराबर में एक ज्वाइन का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस ज्वाइन के बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे वहां पर बायोलॉजी घुट्टी का कोर्स आ जाएगा। उस कोर्स को लेने के लिए 179 रुपीज पे कर देना और आप लोग कोर्स के अंदर आ जाओगे। वहां पर आप लोगों को बेहतरीन सी क्लास भी मिलेगी, बेहतरीन से आप लोगों को सब कुछ मिलेगी, ठीक है। और उसके साथ साथ में आप मतलब आप कमेंट कर देना कि सर हमने आपका कोर्स ले लिया है और अपना नाम वगैरह जो है वो बता देना, ठीक है। आगे हम मिलेंगे आपको क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।